हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पीकरण। तो दोस्तों, वाष्पीकरण होता क्या है? किसी भी द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कोई भी द्रव यदि गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो उस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण आपका दो प्रकार का होता है। जो आपका वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण यह दो प्रकार से होता है। पहला होता है आपका वाष्पन और दूसरा आपका होता है क्वथन। ओके, तो दोस्तों समझिएगा कि वाष्पन क्या है और क्वथन क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वाष्पन क्या होता है। तो दोस्तों, जब किसी द्रव को आप खुले वायु में रख देते हैं तो वह गैस अवस्था में परिवर्तित होकर धीरे धीरे वायुमंडल में विलीन हो जाता है। जब किसी द्रव को खुले वायु में रखकर जब किसी द्रव को खुले वायु में आप रख देते हैं तो धीरे धीरे वह गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है, यानी कि वायुमंडल में चला जाता है। तो दोस्तों, इससे आपको ये समझ में आती है, जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग समझे, जैसे मान लीजिए आप किसी प्लेट में थोड़ा सा जल लेकर, आप किसी प्लेट में थोड़ा सा पानी लेकर उसे आप खुले वायु में रख देते हैं। तो दोस्तों, कुछ देर बाद आप देखते हैं कि प्लेट में जो जल था, प्लेट में जो पानी था, पूरी तरह से समाप्त हो गया है। क्या मैंने बोला? किसी प्लेट में आप थोड़ा सा जल लेकर उसे आप खुले वायु में रख दीजिए, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो प्लेट में जल था, पानी था, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसी प्रकार से किसी गीले कपड़े को आप यदि खुले वायु में रख देते हैं तो कुछ समय बाद वो आपका कपड़ा पूरी तरह से सूख जाता है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि कम ताप पर किसी भी द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। यानी कि बहुत कम ताप पर भी जो आपका द्रव है गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसको हम बोलते हैं वाष्पन। ये तो वाष्पन आपको समझ में आ गया होगा। अब समझना ये है आपको कि वाष्पन की गति किस पे डिपेंड करती है। यानी कोई भी चीज यदि वाष्पित हो रहा है, चाहे जल वाष्पित हो रहा है या कोई भी कपड़ा कितने टाइम में सूख रहा है, या कहीं से भी कोई द्रव अगर वाष्पित हो रहा है तो कितनी तेजी से वह वाष्पित हो रहा है, कितने अधिक तेजी से वाष्पित हो रहा है, वह किस पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में हमारा जल हुआ या द्रव हुआ या कपड़ा हुआ, कितने जल्दी से वो वाष्पित होगा। तो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला आपका होता है द्रव का ताप बढ़ाने पर। पहला आपका होता है द्रव का ताप बढ़ाने पर। तो दोस्तों, यदि आप द्रव का ताप बढ़ा देते हैं तो वाष्पन की गति बढ़ जाती है। यानी अगर आप द्रव का ताप बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो आपका वाष्पन की गति बढ़ जाएगी। यानी जो द्रव है वो गैस अवस्था में तेजी से परिवर्तित होने लगेगा। वहीं पर दूसरा पॉइंट आपका होता है कि सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ऐसे एक प्लेट है, इतना, इसकी गहराई मान लीजिए 2 मीटर, मान लीजिए इसकी गहराई 5 सेंटीमीटर है। ओके, ये मैंने एक प्लेट लिया, इसमें पूरा जल भरा है और इसकी जो हाइट है, गहराई है 5 सेंटीमीटर मैंने मान लिया। अब वहीं पर दोस्तों एक मैंने बड़ा सा प्लेट ले लिया और जितना पानी इसमें लिया था,
इसका हाइट 5 सेंटीमीटर था। ये आपका पहला प्लेट है, पहले प्लेट में जितना पानी है उतना ही पानी मैंने एक बड़े प्लेट में ले लिया, लेकिन इसका जो हाइट है केवल 2 सेंटीमीटर है। समझिएगा बात को ध्यान से। 2 प्लेट मैंने लिया, जो प्लेट 1 है उसकी हाइट मतलब गहराई की 5 सेंटीमीटर तक हम पानी लेते हैं, और वहीं पर मैंने दूसरा प्लेट बड़ा सा प्लेट ले लिया जिसकी गहराई केवल 2 सेंटीमीटर है, यानी इसकी गहराई कम है। तो अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी दोस्तों वाष्पन की गति डिपेंड करती है, यानी किसी भी सतह का क्षेत्रफल यदि आप बढ़ा देते हैं तो वाष्पन की गति आपकी बढ़ जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर कोई भी मान लीजिए पोखरा है, उसमें दोस्तों यदि पानी की गहराई ज्यादा होती है तो ज्यादा दिन में सूखता है, यानी ज्यादा दिन में वाष्पित होता है उसका जल। लेकिन वहीं पर अगर एरिया ज्यादा है यानी क्षेत्रफल ज्यादा है, काफी लंबे एरिया में आपका द्रव फैला हुआ है और गहराई कम है, तो वह जल जल्दी सूख जाता है। तो इस प्रकार से सतह के क्षेत्रफल पर भी वाष्पन की गति डिपेंड करती है, यानी यदि सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पन तेज होगा और सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पन कम होगा। तो सतह के क्षेत्रफल पर ओके। और तीसरा आपका होता है वायु की गति पर, वायु की गति बढ़ाने पर, वायु की गति बढ़ाने पर। तो दोस्तों अगर वायु की गति तेज चल रही है, मतलब कहीं पर भी कोई द्रव है या कोई पानी है या कहीं पर भी आपने कपड़ा डाल दिया, गीला कपड़ा, तो यदि वायु की गति तेज है यानी तेज हवा चलती है तो आपका चाहे गीला कपड़ा हुआ या कोई द्रव हुआ या कोई जल हुआ तो दोस्तों वह तेजी से वाष्पित होता है। यदि वायु की गति तेज होती है तो चाहे द्रव हुआ, चाहे गीला कपड़ा हुआ या जल हुआ तो तेजी से वाष्पित होता है। लेकिन वहीं पर यदि वायु की गति, वायु की चाल कम होती है तो वह धीरे धीरे आपका चाहे जल हुआ, चाहे कपड़ा हुआ या द्रव हुआ, धीरे धीरे वाष्पित होता है। तो दोस्तों वायु की गति अगर आप बढ़ा देते हैं तो भी वाष्पन की गति बढ़ जाती है। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्वथन क्या होता है। है आपका क्वथन यानी कि बॉयलिंग। समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए ये आपका कोई एक बर्तन है, इसमें द्रव भरा हुआ है। ओके, अगर दोस्तों आप यहाँ से इसको हीट दे रहे हैं तो दोस्तों समझिएगा क्वथन को क्या है। जब किसी आप द्रव को गर्म करते हैं तो इसका जो ताप है बढ़ता है। जब किसी द्रव को आप गर्म करते हैं, हीट देते हैं तो उसका ताप बढ़ता है। ताप बढ़ाते रहने पर जो वाष्पन की गति है, जो द्रव के वाष्पन की गति है वो भी बढ़ती है। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो जो वाष्पन की गति है वो भी बढ़ेगी। तो दोस्तों इसका सेंस ये निकलता है कि जो वाष्पन है वह सतही होती है, यानी सतह के अणु जो होते हैं वो धीरे धीरे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं। और दोस्तों ताप बढ़ाते रहते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि द्रव के सतह के अणु के अलावा द्रव के अंदर के भी अणु वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो द्रव के सतह के अणु के अलावा द्रव के अंदर के भी अणु धीरे धीरे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं। तो दोस्तों जब द्रव के अंदर के भी अणु और द्रव के सतह के भी अणु वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो जो पूरे द्रव के अंदर बुलबुला सा उठने लगता है, तो दोस्तों जब पूरे द्रव के अंदर बुलबुला सा उठने लगता है तो इस कंडीशन में जो आपका ताप होता है स्थिर रहता है, इसको हम बोलते हैं क्वथन यानी कि बॉयलिंग। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब समझ में आता है कि वाष्पन और क्वथन दोनों में अंतर क्या है। तो मैंने जैसा कि बताया कि जो क्वथन में होता है ताप स्थिर रहता है, यानी कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि उस ताप पर आपका जो द्रव है बुलबुला फॉर्म में आ जाता है, यानी पूरे द्रव के
के अंदर बुलबुला उठने लगता है। लेकिन जो वाष्पन होता है इसमें दोस्तों आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि आप टेम्परेचर स्लो किए हैं यानी धीरे धीरे टेम्परेचर दे रहे हैं तो जो वाष्पन की दर होगी, द्रव के वाष्पन की दर होगी वह धीरे धीरे होगी। यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो वाष्पन की दर तेज होती जाएगी। यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जैसे आप ताप बढ़ाएंगे 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 उसी तरह आपका वाष्पन की गति बढ़ती जाएगी। लेकिन जो क्वथन है इसमें एक निश्चित ताप ऐसी आती है कि पूरे द्रव के अंदर एक बुलबुला सा उठने लगता है, तो द्रव के सतह के अणु और द्रव के अंदर के अणु दोनों वाष्पित होने लगते हैं, तो उसको क्वथन बोलते हैं। ओके, यानी क्वथन में निश्चित ताप होता है और जो वाष्पन होता है वो निश्चित ताप नहीं होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि वाष्पन और क्वथन में दोनों में अंतर क्या होता है। वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। वाष्पन और क्वथन ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा वाष्पन और क्वथन में अंतर। तो पहला आपका है वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। जो वाष्पन की क्रिया आपकी होती है प्रत्येक ताप पर होती है, और जो क्वथन में वाष्पन की क्रिया होती है एक निश्चित ताप पर होती है। जैसा इसके पहले मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है कि जो वाष्पन की क्रिया इसमें होती है वाष्पन में वह किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। यदि आप धीरे धीरे आप टेम्परेचर देते हैं तो यदि आप धीरे धीरे ताप उसको मिलता है तो धीरे धीरे वाष्पित होगा। यदि तेजी से ताप मिलता है द्रव को तो तेजी से वाष्पित होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि वाष्पन की जो क्रिया है आप प्रत्येक ताप पर कम कर सकते हैं। कम ताप है तब भी वाष्पन की क्रिया होगी, अधिक ताप है तब भी होगी, मीडियम ताप है तब भी। यानी यदि आप कम ताप देंगे तो कम वाष्पित होगा, ज्यादा ताप देंगे तो ज्यादा वाष्पित। वहीं पर जो क्वथन में वाष्पन की क्रिया होती है एक निश्चित ताप पर होती है। जैसा कि मैंने बताया कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि पूरे द्रव के अंदर एक बुलबुला सा उठ जाता है, तो दोस्तों जो द्रव के सतह के अणु के अलावा द्रव के अंदर के भी अणु वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं। तो दोस्तों क्वथन की क्रिया में वाष्पन के लिए आपको निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें जो वाष्पन में वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होता है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। वाष्पन की क्रिया में केवल द्रव के सतह के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो वाष्पन की क्रिया होती है इसमें केवल द्रव के सतह के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं। कोई भी मान लीजिए आपका द्रव है, जैसे प्लेट का एग्जांपल बताया, आपको किसी पोखरे में कोई पानी है उसका एग्जांपल बताया। तो जो वाष्पन की क्रिया होती है केवल द्रव के सतह के अणु आपके वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई बर्तन है दोस्तों, इसमें अगर पानी भरा है तो वाष्पन की क्रिया में केवल इसके द्रव के सतह के यानी ऊपर के अणु जितने भी होंगे, सतह के अणु जितने होंगे वो वाष्प होंगे, यानी वाष्पन में चेंज होंगे। ओके, गैस अवस्था में चेंज होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि क्वथन में जो होता है इसमें द्रव के सतह के अणु के अलावा द्रव के अंदर के अणु भी गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं। ओके, यानी कि वाष्पन में केवल द्रव के सतह के अणु वाष्पित होते हैं, लेकिन क्वथन में द्रव के सतह के अलावा द्रव के अंदर के भी अणु गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। यह क्रिया धीरे धीरे होती है, यह क्रिया तेजी से होती है। तो दोस्तों जो आपकी वाष्पन की क्रिया होती है धीरे धीरे होती है, क्योंकि इसको एक निश्चित ताप की आवश्यकता नहीं होती है। कितना भी ताप रहे, चाहे कम रहे चाहे ज्यादा रहे, उस पर होता है। तो वाष्पन की क्रिया के लिए एक धीरे धीरे होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। लेकिन जो क्वथन की क्रिया होती है तेजी से होती है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। यह क्रिया वायु के प्रभाव और आर्द्रता से प्रभावित होती है। जैसे वायु के प्रभाव और आर्द्रता, जैसे कि मान लीजिए यदि वायु तेज चल रहा है तो आपका जो द्रव है गैस फॉर्म में तेजी से चेंज होगा। यदि वायु धीरे चल रहा है तो आपका जो द्रव है गैस फॉर्म में धीरे धीरे चेंज होगा। यानी वायु के प्रभाव पर भी डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने फिगर में बताया कि वाष्पन की गति किस पे डिपेंड करती है। तो यदि वायु की गति तेज है तो वाष्पन तेजी से होगा, यदि वायु की गति कम है तो वाष्पन
धीरे धीरे होगा। ओके, अब आर्द्रता की बात आती है दोस्तों। यदि वायु में आर्द्रता है तो भी आपके वाष्पीकरण की गति पर प्रभाव पड़ेगा। यदि आर्द्रता रहती है वायु में तो भी आपका वाष्पन की गति बढ़ सकती है और घट सकती है। अब बात करते हैं क्वथन में। यह क्रिया वायु के प्रवाह व आर्द्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों, जो क्वथन की क्रिया है वायु के प्रवाह व आर्द्रता पर इसलिए डिपेंड नहीं करती है क्योंकि इसको हम ऑलरेडी टेम्परेचर देते हैं, आर्टिफिशियल टेम्परेचर देते हैं। तो इसमें दोस्तों वायु के प्रवाह व आर्द्रता से कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन जो आपकी वाष्पन की क्रिया होती है इसमें वायु के प्रवाह व आर्द्रता पर डिपेंड करता है, क्योंकि सारी क्रियाएं वायु के प्रवाह पर ही डिपेंड करती हैं। यदि ज्यादा है वायु का प्रवाह तो वाष्पन गैस अवस्था में द्रव तेजी से परिवर्तित होगा। यदि कम है वायु का प्रवाह तो जो आपका द्रव है गैस अवस्था में धीरे धीरे चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वायु के प्रवाह और आर्द्रता, वायु का प्रवाह रहे या आर्द्रता रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको दोस्तों हम एक आर्टिफिशियल टेम्परेचर देते हैं, यानी अपने अनुसार इसको टेम्परेचर देते हैं। तो इसका दोस्तों इन्वायरमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए इसका वायु के प्रवाह व आर्द्रता से प्रभावित नहीं होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वाष्पीकरण दो टाइप से होते हैं, एक आपका वाष्पन और एक आपका क्वथन। दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और दोनों में अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा कि वाष्पन क्या होता है और क्वथन क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आपका चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।